अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का स्टोकियोमेट्री क्विज का हमारा पहला एमसीक्यू है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर। तो आपने इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। सिंपल क्वेश्चन है। H2 प्लस O2 दे रिएक्ट टुगेदर एंड गिव अस वाटर। तो जब भी हमने स्टोकियोमेट्री की बात करनी है, हमने बात करनी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। तो हम इसकी बैलेंसिंग करें तो यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। तो अब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देख सकते हो कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो हमेशा हमारे पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, इसमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर। ये हमारे पास एमसीक्यू बनेगा। सो द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ए ऑप्शन 1। Next MCQ is in the reaction 4 Fe plus 3 oxygen react together to give 2 moles of iron oxide. How many moles of Fe2O3 are produced from 12 moles of iron? तो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है कि अकॉर्डिंग टू स्टोकियोमेट्री 4 मोल्स जो हैं आयरन के, वो 2 मोल्स बना रहे हैं Fe2O3 के। मतलब जितने भी आपके पास मोल्स हैं उसके हाफ आपके पास जनरेट हो रहे हैं। तो 12 मोल्स ऑफ आयरन जो है वो हाफ बनाएंगे, डेट इज 6 मोल्स ऑफ Fe2O3। What is the empirical formula of a compound that contains 40% sulfur and 60% oxygen by mass? ये आपने पूरा कैलकुलेट करना है। इसमें आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनकी पहले जो भी परसेंटेज है, लाइक 40% सल्फर है तो 40 ग्राम हो जाएगा और 60 ग्राम ऑक्सीजन है। इसको आप मोलर मास पे डिवाइड कर दोगे। सल्फर का 32 है आपके पास, ऑक्सीजन का आपके पास 16 मास है। देन आपके इसके मोल्स की रेशो निकालोगे। देन आप इसको डिवाइड कर दोगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स के बाद अगर आपके पास सिंपल होल नंबर रेशो है तो आप के पास वही आप एम्पिरिकल फार्मूला होगा। अगर सिंपलेस्ट होल रेशो नहीं है तो आप किसी भी सुटेबल नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो एक होल नंबर बन जाए। तो जब आप ये सारे स्टेप करोगे उसके बाद आपके पास जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा इसका, दैट वन विल बी द SO3C ऑफ सॉरी SO2 बनेगा, दैट विल बी द बी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस टू फॉर्म NaCl। अगेन आपको मैस टू मैस की कन्वर्जन दी गई है। इसमें एक का मैस है, दूसरे का मैस पूछा गया है। तो आप इसमें 3 स्टेप करोगे, बट पहला स्टेप आपका वही होगा कि आपने क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। सोडियम रिएक्ट्स विद द क्लोरीन गैस टू गिव यू NaCl। तो आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। तो आपको क्या दिया गया, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो आपको 71 ग्राम दिया गया है। तो आप क्या करोगे, इसके पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। तो क्लोरीन का मोलर मास आपके पास कितना होता है, Cl2 गैस का आई थिंक से आपको 1 मोल दिया गया है। 35.5 प्लस 35.5, दिस इज 1 मोल दैट इज गिवन टू यू। तो 1 मोल जो है वो पहले आप उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, 1 मोल ऑफ क्लोरीन। फिर आप देखोगे कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन कितने सोडियम के साथ रिएक्ट कर रही है। तो एक जो आपके पास क्लोरीन है वो 2 सोडियम के साथ रिएक्ट कर रही है। तो आपके पास 2 मोल्स ऑफ सोडियम आ जाएंगे। हमसे मैथ्स पूछा गया है, अगेन हम इसको मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे। जब हमारे पास 2 मोल्स आ गया है तो हम इसको मोलर मैथ्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सोडियम का मोलर मैथ्स है 23, तो 23 टाइम्स 2 दैट इज 46। तो 46 ग्राम जो है वो आपको रिक्वायर्ड। तो मैथ्स से मैथ्स में हम कभी मूव नहीं कर सकते, पहले हमने मैथ्स को मोल में कन्वर्ट करना है। फिर अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम रिलेशनशिप देखेंगे, हम मोल्स निकालेंगे, फिर अगेन हम मोल्स को कन्वर्ट कर लेंगे मैथ्स में। तो ये हमारे पास तरीका होता है अगर आपको मैथ्स टू मैथ्स कन्वर्जन किसी भी क्वेश्चन में दी जाए तो। जस्ट 1 सेकेंड स्पेस बना लेंगे। ओके जी, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है। The molecular mass of a compound is 76 gram per mole and its empirical formula is CH, but its molecular formula। तो आपको मोलिकुलर मैस दिया गया है, इंपीरिकल फार्मूला दिया गया है। तो आप एम्पिरिकल फार्मूला मैस निकालोगे, 12 प्लस 1 13। फिर आप इसको डिवाइड कर दोगे, 78 डिवाइडेड बाय 13 आपके पास आ जाएगा एक होल नंबर।
तो 6 आएगा, फिर आप क्या करोगे, उस होल नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपलिकल फार्मूला से, तो आपका मोलेकुलर फार्मूला बन जाएगा C6H6। तो बेसिकली आपने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है एन नंबर निकालने के लिए, दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फार्मूला। How many moles are present in 12.04 10 raised per 23 moles of molecules of water? तो आपके पास 6.022 10 रेज पर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर एक मोल हो, तो आपके पास डबल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपके पास मोल भी डबल हो जाएंगे, 2 मोल्स हो जाएगा। व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस? अब आपको पता है ऑक्सीजन गैस हमेशा क्या होती है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो 32 टाइम्स टू 64 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिक बस ये है कि आपने एम्पिरिकल तो किसी भी चीज का फॉर्मूला है वो ठीक लिखना है। आपको सल्फ्यूरिक एसिड दिया जाए H2SO4, जितनी भी आपके पास गैसेस हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दे एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, तो आपने 16 पुट नहीं करना, 32 पुट करना है। How many molecules are there in 0.25 moles of nitrogen gas? आपको पता है एक मोल में एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं नाइट्रोजन गैस के, 6.022 10 रेज पर 23 एक मोल में 0.25 किया गया है, मतलब एक को डिवाइड किया गया है 4 से, तो आप नाइट्रोजन के 6.022 को भी डिवाइड कर दोगे 4 से, तो आंसर आएगा 1.505 10 रेज पर 23 मॉलिक्यूल्स। What is the volume occupied by 0.5 moles of an ideal gas at standard temperature and pressure? तो आपके पास एक मोल जो है वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब जो है वो ऑक्युपाई करती है, तो 0.5 कितना करेगी, 22.4 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे आप, क्योंकि हाफ करना है आपने, तो 11.2 करेगी, लेकिन डेसीमीटर क्यूब में, यहाँ पर दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब, या तो आप यूनिट कन्वर्जन करोगे, अगर यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब होता तब ठीक था, अब यहाँ पे नन ऑप्शन जो है वो आपका बन जाएगा। फॉर्मूला डेट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जो आपके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताया वो एम्पिरिकल फार्मूला है, जो एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताया दैट वन इज द मोलेकुलर फार्मूला, बी ऑप्शन। Which of the following statement is true about isotopes? Isotopes, they have same atomic number but different mass number. They have same number of proton and electron. They have different neutrons. आप इसको ऐसे कर सकते हो. And they have same chemical properties but different physical properties. तीनों तरीके से आप इसको define कर सकते हो. The atomic mass of chlorine is 35.5. This is because atomic mass आपके पास फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करता है, because chlorine exists in 2 isotopic form. हम आइसोटॉप से उसका रिलेटिव मास निकालते हैं, आइसोटॉप का मैसेज और उनकी रिलेटिव अबंडेंस से हम फॉर्मूला अप्लाई करके एटॉमिक मास निकालते हैं, इसलिए ये फ्रैक्शन में आता है। A substance that cannot be converted into other simpler substance, that one is the element. Element का further simplest में नहीं कर सकते डिवाइड। How many protons are present in the last element of the periodic table? So proton number is nothing but the atomic number, और हमारे पास last element है ऑर्गेनिसन, उसका atomic number है 118. So D option is the right one. The mass of an atom of an element relative to the mass of an atom of कार्बन 12 is called relative atomic mass. relative atomic mass में हमारे पास स्टैंडर्ड है कार्बन 12, उसके साथ हम कंपेयर करके बाकी एलिमेंट्स के मैसेज जो है वो फाइंड कर लेते हैं। आयरन हैज रिलेटिव एटॉमिक मास, आयरन के रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, 55.847 AMU। तो आपने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को याद करना है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर, यूरेनियम, इनके रिलेटिव एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट। इंपिरिकल फार्मूला ऑफ वाटर, तो वाटर का इंपिरिकल फार्मूला H2O है। जिसमें भी आपके पास कोई एक एटम ऐसा आ जाए जो एक ही है, लाइक ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही है, तो उसका इंपिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला सेम हो जाता है। आपके पास लाइक CO2 हो गया, इससे भी कोई एक एटम एक हो जाएगा, तो उसका इंपिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला सेम हो जाता है। Which of the following list contains only elements? तो इनमें से हमारे पास सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ओनली एलिमेंट्स है। ये H2 है, O2 एंड S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम्स है, तो उसको हम कहते हैं एलिमेंट। Which term is the same for 1 mole of oxygen and 1 mole of water? तो इनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। Rare earth elements are also called, rare earth elements को हम क्या कहते हैं, actinides. लार्जेस्ट साइज अमंग द फॉलोइंग, तो आपके पास नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा, बट एक्चुअली ये चार्जेस थे, तो थोड़े से ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में आने थे। तो जितने ज्यादा आपके पास नेगेटिव चार्ज बढ़ता है उतना ज्यादा आपका साइज होता है, तो लार्जेस्ट साइज अमंग द फॉलोइंग इज N3 नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है एग्जिस्टिंग आउटर मोस्ट ऑर्बिटल शेल में, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन बढ़ेगी, जब रिपल्शन बढ़ेगी तो वो एक दूसरे से
दूर जाना चाहेंगे और आपका शेल के जो साइज है जरा वो एक्सपेंड हो जाएगा, तो साइज आपका बढ़ जाएगा। What is the smallest particle of an element that retains the properties of that element? That is the atom. Atom is the smallest particle that retain its properties. Yield obtained from doing experiment. जो चीज आप एक्सपेरिमेंट करके obtain करो उसको हम कहते हैं actual yield. जो आप कैलकुलेशन के थ्रू करो that one is the theoretical yield. तो एक्चुअल yield हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल से। थ्योरेटिकल में आप कंसीडर करते हो आप हर चीज आइडियल दे रहे हो, हर कंडीशंस एक्यूरेट दे रहे हो, लेकिन जब आप लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करते हो तो क्या होता है, ह्यूमन एरर इज देयर, इंस्ट्रूमेंटल एरर इज देयर, इम्प्योरिटी आ सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी एक्चुअल yield हमेशा कम हो जाएगी थ्योरेटिकल से। If a reaction has a theoretical yield of 50 and an actual yield of 40, what is the percentage yield? तो क्या है, actual yield divided by theoretical yield times 100 फॉर्मूला है, तो जब ये अप्लाई करोगे that one is the 80%, आई थिंक इसका आंसर आपका आ जाएगा। What could be a reason for a percentage yield of less than 100%? अगर आपकी percentage yield कम आ रही है, आपकी percentage yield 100 तक जा सकती है लेकिन हमेशा कम आती है, रीजन क्या है? Loss of product during transfer, side reactions, incomplete reaction, all of the above. D option is the right one. सारी reasons हो सकती हैं कि आपकी percentage yield overall कम आए। If the actual yield of a reaction is greater than the theoretical yield, what is the likely explanation? कंटेमिनेशन भी हो सकती है, एरर इन कैलकुलेटिंग द थ्योरेटिकल यील्ड भी हो सकती है, क्योंकि एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होगी, थ्योरेटिकल से कभी ज्यादा नहीं हो सकती। अगर कोई ज्यादा आ गई है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉर्ट आउट करना। व्हाई इज द परसेंटेज यील्ड इंपॉर्टेंट इन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग? क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि हमें एफिशिएंसी के बारे में बताएगी, एस्टिमेशन के बारे में बताएगी, और हमें कॉस्ट प्रोडक्शन के बारे में बताएगी। तो हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कोई भी अपना प्रोसेस की इंडस्ट्री में आने से पहले हम अपनी हर चीज कॉस्ट इवेल्युएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्टोकियोमेट्री, परसेंटेज यील्ड निकाल के कि कितने रिएक्टेंट्स हमें चाहिए, कितना प्रोडक्ट बनेगा एंड ऑल दैट थिंग। विच रिएक्टेंट इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज यील्ड? तो हाँ, परसेंटेज यील्ड के हवाले से हमें जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट वन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें वो है जो प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है अपने लिमिटेड अमाउंट की वजह से। तो आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें 3 से 4 रिएक्टेंट्स यूज हो रहे हैं, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वही प्रोडक्ट को या रेट को कंट्रोल करेगा। एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 5A आर कॉल्ड, ग्रुप 5 के जो एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड द निक्टोजेंस। ग्रुप 5 हमारे पास है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी हाइड्राइड्स हैं आपके पास, निक्टोजेंस एक बेसिकली आई थिंक तो इट्स अ लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड ओरिजिन है जिसका मीनिंग है टू चॉक, जो चीज आपको सांस लेने में मसला करे। तो अमोनिया के जो हाइड्राइड्स हैं और नाइट्रोजन फैमिली के, दे आर वेरी चॉकिंग इन नेचर, आपको सांस नहीं आती, घुटन होती है जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। दैट्स व्हाई इस फैमिली को हमने नाम दे दिया है निक्टोजेंस। डेंसेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का सबसे डेंस एलिमेंट है दैट इज द ऑस्मियम। थोड़े से जनरल नॉलेज के एक दो एमसीक्यूज में डालती रहती हूँ बीच में ताकि आपका इंप्रूव होता है। देन इंग्लिश पोर्शन है हमारे पास, नो सूनर डिड आई रीच होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग। इस बार हमारे पास कंजंक्शंस थी, तो नो नो सूनर के साथ डीड आता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ सेकंड पार्ट में आप हमेशा देन लगाओगे THAN। नेक्स्ट एमसीक्यू इज ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। नॉट ओनली और बट आल्सो आप यूज करते हो जब दोनों चीजें पॉजिटिव हो, तो इंटेलिजेंट भी तारीफ है, हार्ड वर्किंग भी तारीफ है, तो दोनों में आप यूज कर सकते हो नॉट ओनली बट आल्सो की कंजंक्शन। आइदर यू और आई एम गिल्टी, आइदर और लगाते हो, नाइदर नॉर का कंजंक्शन यूज होती है। राइट केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल, तो आप लेस्ट के साथ शुड में माइट ये 3 लफ्ज लगा सकते। चूज द राइट वन, इट सीम्स एज इफ ही वर मेड। तो जब भी आपने कोई इमेजिनरी चीज करनी होती है उसके साथ आप इट सीम्स लगाते हो, साथ में इफ का यूज करते हो एज इफ का, और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हो, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। सिनोनिम ऑफ एरेंट, एरेंट हम कहते हैं किसी कंप्लीट चीज को, होल चीज को, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। देन है सिनोनिम ऑफ एस्टेंस, एस्टेंस हम कहते हैं डाउटफुल चीज को, सो ए ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, सस्पिशियसली। एंटोनिम ऑफ एजोनेंस, एजोनेंस हम कहते हैं सिमिलैरिटी को, मिलने जुलने को, कंग्रुएंट चीज जो होती है, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन बन जाएगा आपका डिसिमिलैरिटी, ए ऑप्शन। देन हमारे पास डेज थे इस बार, ह्यूमन राइट्स डे जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं दिसंबर में, 10 दिसंबर को। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। वर्ल्ड डायबिटीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 27th of June, बी ऑप्शन।
वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वाटर डे जो है हमारे पास 22 मार्च को किया जाता है, 22 अप्रैल ए, सॉरी 22 मार्च, ए ऑप्शन। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? फॉर्मेटिव असेसमेंट का हमारे पास मेन पर्पस है, यहाँ से आ जाएगा जी, to grant students to provide feedback for improvement, to compare student performance to assess final learning outcome. So B option is the right one, to provide feedback for improvement. A test that measures what is intended to measure is said to be valid test. That is B option, validity. What does norm reference testing compare? Norm reference में हम क्या करते हैं, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को with the performance of their peers. C option. What type of question is best for testing higher order thinking skills? तो आपने बहुत ज्यादा high order की thinking skills को evaluate करना है, so you will use the essay questioning, D option. Which of the following is an essential feature for project-based learning approach? तो project-based learning approach का सबसे main क्या होता है आपका, hands-on investigation and research, B option. Which of the following skill is most developed through project-based learning? तो project-based learning के through आपको जो सबसे ज्यादा skill develop होती है, that one is the critical thinking and the problem solving. प्रोजेक्ट वर्क इज क्लासरूम्स प्राइमरली एम्स टू, प्रोजेक्ट वर्क का मेन पर्पस क्या होता है, ये करता है फोस्टर कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज, बी ऑप्शन. प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज यूज प्राइमरली, प्रोफिशिएंसी टेस्ट हम क्यों यूज करते हैं, इवेल्युएट द मास्टरी ऑफ अ स्पेसिफिक स्किल और नॉलेज एरिया. तो ये हमारा था जो बीएड का पोर्शन एंड बेस्ट विशेस.